हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स, हम लोग जानते हैं कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, वो समान चार्ज के बीच में रिपल्सन का फोर्स काम करता है और अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स काम करता है। तो कूलम्स नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया कि वो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो यही उनका मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन ही ये कूलम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, उसके बाद हम लोग फिर बात करते हैं। मैंने लिखा था मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो हमारे पास अगर 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, Q1 है और Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस लेट्स से R है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, या कहे कि ये एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएगा वो क्या होगा, वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। मान के चलो इस पर फोर्स ऑन 2/1 एंड फोर्स ऑन 1/2, तो ये जो फोर्स लग रहा है, बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स काम करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, Q1 Q2। हम मॉडुलस इसलिए लगाएं कि हम यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसलिए अगर ये चार्ज नेगेटिव हो फिर भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि ये स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके स्क्वायर के? उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। हम डिस्टेंस को r माने हैं तो यहाँ पर r स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम प्रोपोर्शनली, ये मेरा सिंपल रहा स्टेटमेंट को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इस रिप्रेजेंटेशन को क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई करते हैं और सिंपल वे में प्रेजेंट करते हैं। तो इसको और लिख सकते हैं हम F इक्वल टू, एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा जब हम प्रोपोर्शनलिटी टर्म को हम रिमूव करेंगे, तो के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये रहा हमारा कूलम्स लॉ इन मैथमेटिकल फॉर्म, और ये स्टेटमेंट का बस यही ये है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब हम के को थोड़ा सा और देखें तो हम ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू होता है 8.9875 10⁻⁹। और देखो इसका के का अगर हम यूनिट देखें तो ये न्यूटन, फोर्स को हम न्यूटन में रिप्रेजेंट करते हैं और आर को डिस्टेंस को मीटर, तो मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर में आ जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये कूलम स्क्वायर नीचे आ जाएगा क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलम होता है और यहाँ पर 2 चार्ज है तो कूलम स्क्वायर, तो इसका यूनिट आ गया। और जो हमारा जो एप्सिलॉन नॉट है ये भी एक स्पेशल टाइप का कांस्टेंट ही है, तो एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं इसको। और इसके बारे में ये एक तरह का जो कांस्टेंट है, इसको हम डिटेल से जानेंगे जब हम डायलेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे कैपेसिटर वाले चैप्टर में। तो फिलहाल के लिए हम बस इसको एक कांस्टेंट टर्म जैसा हम मानते हुए बस इसका हम वैल्यू लिख दे रहे हैं। इसका वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻⁻12
और इसका यूनिट की बात करें तो देखो अगर हम इसको यहाँ ले जाएंगे तो के नीचे आ जाएगा, इसका मतलब के का जो यूनिट होगा तो 1/k का यूनिट, यानी कि ये जस्ट इसका यूनिट पलट जाएगा, तो कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये रहा हमारा कूलम्ब्स लॉ स्टेटमेंट और उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो उसके बाद हम देखो ये मेरा स्केलर फॉर्म में रहा। हम जानते हैं कि वेक्टर हमारा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर का डायरेक्शन होता है, इसलिए वेक्टर है ना डायरेक्शन होता है। तो इसमें इस मैग्नीट्यूड वाले केस में हम अगर डायरेक्शन इंक्लूड करते हैं तो ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। तो हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो कि वेक्टर फॉर्म में, तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो भी हम लोगों ने देखा मैग्नीट्यूड फॉर्म में, अब देखते हैं हम वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म। देखो वेक्टर फॉर्म में हमको जाने के लिए हमें एक पोजीशन वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, और पोजीशन वेक्टर को हम कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं हम स्केच कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। तो हम यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करना चाहेंगे। तो हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं एक्स एंड वाई। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। 2 पॉइंट चार्ज हमारे पास क्या था, Q1 एंड Q2। और इस जो हमारा ओरिजिन से जो इसका पोजीशन है उसका नाम देते हैं R1। सो R1 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। ठीक, ओरिजिन के टर्म में, हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। और ये इसका Q2 जिस स्थान पर वो लोकेटेड है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R2। पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। अब देखो हमारे पास क्या है, इन दोनों के बीच का फोर्स क्या था, हमारे पास के है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये R किसके बीच का डिस्टेंस है, दो चार्ज के बीच का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा इन दोनों के मदद से। तो हम निकालना चाहते, देखो हम फोर्स के वेक्टर के टर्म में लिख रहे हैं, तो किसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि ये फोर्स उस पर कितना फोर्स लगा रहा है, या ये चार्ज इस पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो हम पहले इसी को देख लेते हैं, फोर्स ऑन, चलो किसी को भी, फोर्स ऑन 2/1, ये फोर्स ऑन 1/2। हम पहले इसी पर इंटरेस्टेड हैं कि Q1 चार्ज Q2 चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन 2/1। और क्या है कि ये डिस्टेंस हमें पता करना है ना, क्योंकि हमको ये ज़रूरत है, जो R है इन दोनों के बीच का सेपरेशन है Q1 और Q2 के बीच में। तो हम इस पॉइंट के द्वारा जो इस पर फोर्स लग रहा है ये देख रहे हैं। तो हम पोजीशन वेक्टर भी हम अगर ये वाला वेक्टर पता चल जाए तो बढ़िया हो। तो क्या करते हैं हम कि पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1, हम इस पर काम कर लेना चाहते हैं। और ये क्या होता है, Q2 R1 माइनस R2। हाँ देखो हम गलती से Q2 बोल दिया था। हम देखो मेरा R जो है, R बेसिकली चार्ज के बीच का सेपरेशन है, और हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम मैग्नीट्यूड लेंगे, लेकिन ये हमारा वेक्टर पता होना चाहिए इसके बीच का। तो हम क्या किए, हम देखना चाह रहे हैं कि इसके टर्म में, तो हम पोजीशन वेक्टर भी इसी के टर्म में लिखना चाहेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो हम जानते हैं कि रिलेटिव मोशन में हम ये सब पढ़ चुके हैं कि किसी वेक्टर को ऐसे लिखते हैं तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि R2 वेक्टर एज इट इज रहेगा, R1 वेक्टर को हम क्या करेंगे, इधर से उसको 180 डिग्री से हम रिवर्स करेंगे, तो ये माइनस R1 हो जाएगा, और टेल टू टेल हेड टू हेड ये जो मेरा नया वेक्टर मिलेगा वो होगा R21। ओके, लेकिन देखो मेरा ये फोर्स है, ये मैग्नीट्यूड है, बस हमको यूनिट वेक्टर मिल जाए, कोई कोफिशिएंट और उसके साथ ये हमारा डायरेक्शन, तो ये वेक्टर फॉर्म में बन जाएगा। तो हमको सिर्फ ये चाहिए यूनिट वेक्टर, यूनिट क्वांटिटी वाला चीज़ मल्टीप्लाई कर दे तो सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ डायरेक्शन है तो बस इसको डायरेक्शन मिल गया, जैसे ही डायरेक्शन मिला तो ये हमारा मैग्नीट्यूड फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में चला गया। तो हमारा टारगेट था ये वाला चीज़ पता करना, और अभी ये वाला चीज़ हमको पता नहीं है, बस हमको क्या मिला है, ये पोजीशन वेक्टर मिला है Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1। अगर हमको क्या आपका पता करना है
कि इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा उसके टर्म में। तो हम यूनिट वेक्टर भी जानते हैं, ये सब हम पहले भी कर चुके हैं शुरुआती क्लास में 11th के। तो दिस अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, या और सिंप्लीफाई कर दें तो R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। सो सिंपल है ना। और ये वाला डिस्टेंस भी वही है, तो इसको भी ऐसा लिख सकते हैं 2 1 वेक्टर फॉर्म में। अब इसको मॉड लगा दिए तो मैग्नीट्यूड हो गया, अब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखो चीज़ वही है, बस नोमेनक्लेचर बदल रहा है। जो डिस्टेंस सिंपली हम r कह रहे थे, वेक्टर फॉर्म में कहने के लिए पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में हम वो पोजीशन देख रहे हैं, बस उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हो गया। तो और सिंप्लीफाई कर दें तो के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का स्क्वायर। इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, यस हम इसका यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं। यूनिट वेक्टर को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इस यूनिट वेक्टर को हम ऐसे लिख रहे हैं R2 वेक्टर माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर। और लिखें तो ये दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। और तो ये रहा मेरा फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। मैं सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैट की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पूरा फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो फोर्स पढ़ा है, 4 तरह के फोर्स हमारे पास होता है। न्यूक्लियर फोर्स, या जिसको हम स्ट्रॉन्ग फोर्स भी कहते हैं, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अभी हम सिर्फ ग्रेविटेशनल के फोर्स के बारे में जानते हैं। हमारा सेकंड जो फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसी में से आता है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद ये दूसरा फोर्स है जिसके बारे में हम अच्छा से जानना स्टार्ट किए हैं। तो ये रहा, इसलिए हम इसको बोले वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। जिस तरह से ग्रेविटेशनल वाला फोर्स जो आता है Fg बराबर g m1 m2 बाय r स्क्वायर, उसी तरह का ये बहुत बड़ा हमारे पास ये रिजल्ट है। तो ये आ गया। ओके, अब कोई चाहेगा कि हम ये रिजल्ट जो देखे हैं कि फोर्स Q1 जो Q2 पर जो फोर्स लगा रहा है वो ये है, और हम देखना चाहते हैं कि जो फोर्स ऑन Q1 बाई Q2 है वो कितना होगा। तो वो देखो वो सिंपल होगा। अब क्या हम करना चाह रहे हैं, ये देखो ये मेरा आ चुका है, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में है। अब हम बस ऐसे ही चेक करने के लिए हम इसके द्वारा जो इस पर फोर्स लग रहा है वो देखना चाहते हैं। तो फोर्स ऑन 1/2, अब पोजीशन वेक्टर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जहां पर पहले R2 माइनस R1 हो रहा था, R1 माइनस R2 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से इसका पोजीशन देख रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में। तो जहां हम R2 माइनस R1 कर रहे थे, R1 माइनस R2 हो जाएगा। सिंपल, हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आप बात को समझ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा कि Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2, ये मॉडुलस नहीं है, ध्यान रहे, मॉडुलस नहीं है, मॉडुलस नीचे है, क्योंकि मैग्नीट्यूड नीचे है और वेक्टर ऊपर है। R1 माइनस R2 का Q। अब देखो ये मेरा क्या हो गया, फोर्स ऑन 1/2, सिंपल। अब हम नेगेटिव जो साइन है उसको हम अगर कॉमन ले लें, बाहर ले लें, तो माइनस के Q1 Q2 R2 माइनस R1। और देखो ये मॉडुलस में है, तो मॉडुलस में हम बड़ा में से छोटा घटाएं, छोटा में से बड़ा घटाएं। अगर नेगेटिव आएगा भी तो वो हमारा एक पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। इसलिए हम इसको चाहें तो R2 माइनस R1 लिख दें, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। इस पर चार्ज, इस पर पावर कुछ भी रहे, और इवेंट रहे, कोई मतलब नहीं। और ऑटोमेटिकली ये जो हमारा मॉडुलस है वो हमें पॉजिटिव क्वांटिटी ही दे रहा है, इसलिए हमें वो देखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये रहा। अब देख रहे हैं ये वाला चीज़ और कुछ नहीं है, पहले वाला चीज़ ही है, ये है ये वाला के Q1 Q2 R2 माइनस R1 और दिस। अब ये कोई ना सोचना कि यहाँ पर Q1 Q2 था और यहाँ पर Q2 Q1 है, यहाँ Q2 Q1 होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। स्केलर क्वांटिटी है, दो स्केलर क्वांटिटी को हम A इंटू B करें या B इंटू A करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
तो देख रहे हैं कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है, मानी ये मतलब इस क्वांटिटी की जगह पर हम F21 लिख सकते हैं। ये क्या है, फोर्स ऑन 1/2, तो और क्या, फोर्स ऑन 2/1 इज इक्वल टू माइनस के बाद वही चीज़ है फोर्स ऑन 1/2। ये क्या है, दो बॉडी हमारे पास अवेलेबल है और दोनों बॉडी एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन का फर्क है। वेक्टर साइन को क्या एंटी वेक्टर है होता है ना, तो यहाँ पर जो दोनों फोर्स लगा रहा है वो सेम अमाउंट में है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस तरह का जब सिचुएशन होता है तो इस तरह के फोर्स को हम एक्शन रिएक्शन पेयर कहते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। यहाँ ध्यान रहे कि एक ही बॉडी पर नहीं लगना चाहिए एक्शन रिएक्शन पेयर। एक बॉडी दूसरे बॉडी पर जो फोर्स लगा रहा है, दूसरा बॉडी पहले बॉडी पर उतना ही फोर्स लगाएगा, बस डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। तो उस केस में उसको दोनों फोर्स को एक्शन रिएक्शन पेयर कहते हैं, और यहाँ ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो ये रहा। हाँ, तो जो हमारा मैग्नीट्यूड फॉर्म है और वेक्टर फॉर्म है दोनों देख चुके हैं। अब कुछ हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ऑब्जर्वेशन या फिर हम कहें कुछ सावधानी जो बरतना पड़ेगा हमें जब प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्या होगा, जब 2 पॉइंट चार्ज दिया रहेगा और उनके बीच हमें फोर्स निकालना पड़े, तो हम जो हमारा वो होगा, क्या कहते हैं, जो हमारा चार्ज होगा वो हर हाल में वो कूलम में होना चाहिए, कूलम में ही रहेगा। और जब फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारा चार्ज हमारा अगर माइक्रो कूलम में दिया रहे या किसी भी यूनिट में रहे तो हमें उसे प्रॉपरली कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर कूलम में रखेंगे। और हमारा डिस्टेंस जो होगा इन मीटर में, तो हम वैल्यू जो पुट करेंगे उसके बाद हमारा फोर्स का वैल्यू किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। तो हमें ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे, वैल्यू जो गिवन वैल्यू रहेगा हमारे उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि हाँ, दूसरा बात है कि हमारा जो फोर्स है ना, ये अगर चार्ज जितना बड़ा होगा तो ऊपर वाला चीज़ बड़ा होगा, ऊपर वाला चीज़ बड़ा होगा मतलब उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ से फोर्स लगेगा। चार्ज बड़ा हो मतलब क्या है, अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर चार्ज बड़ा है, अगर अपोजिट चार्ज है तो ज़्यादा ताकत लगा के वो एक दूसरे को खींचेगा, और अगर सेम चार्ज है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ से एक दूसरे को पुश करेगा। और उसे अगर डिस्टेंस के बात करें तो डिस्टेंस अगर जितना थोड़ा सा भी नज़दीक आएगा तो नज़दीक का स्क्वायर हो जाता है, देख रहे हो, डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन थोड़ा सा भी अगर नज़दीक आएगा तो बहुत ज़्यादा वो फोर्स में इंक्रीजमेंट होगा, क्योंकि एक जितना नज़दीक आने से क्या हो रहा है कि हमारा डिस्टेंस घट रहा है, डिस्टेंस घट रहा है, उसका स्क्वायर करेंगे तो और घट जा रहा है। और एक कम वैल्यू वाला संख्या से, नंबर से डिवाइड करते हैं किसी को तो वो बढ़ेगा, है ना। हाँ, तो उस तरह से क्या है, हमारा जो डिस्टेंस है का स्क्वायर है, जितना नज़दीक आएगा वो फोर्स का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। ये रहा। और देखो हमारे पास जो सोशल एनालॉजी की बात करें तो हमारे जो आसपास है वहाँ भी ऐसा घटना घटता है कि जितना अगर हम पॉलिटिशियन या फिर कोई फिल्म स्टार की बात करें तो जितना बड़ा हमारे पास कोई सुपरस्टार आता है हमारे शहर में कहीं भी किसी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए, या पॉलिटिशियन की बात करें तो चुनाव प्रचार के लिए, तो जितना बड़ा क्वांटिटी होगा क्यू का, है ना, या अगर Q1 एक ले लें नेता या पॉलिटिशियन और Q2 ले ले जनता का अमाउंट को, तो जितना दोनों ज़्यादा होगा तो उसका इम्पैक्ट, या फिर बोलें तो अगर हम पॉलिटिशियन पर सिर्फ फोकस करें तो अगर कोई बड़ा नेता आ रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसको सुनने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में भीड़ भी जमा हो रही है, इसका मतलब क्या, उसका फोर्स जो अगर रिजल्ट आने वाला है वो उससे पता चलता है कि वो पार्टी जीतने वाली है। और डिस्टेंस की बात करें तो जिस नेता का जिस जनता के प्रति जितना दिल का लगाव है या नज़दीकी ज़्यादा है, यानी डिस्टेंस कम है, तो वो फोर्स ज़्यादा होगा। फोर्स मतलब रिजल्ट, नेता के उसके जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये उस तरह से इसको भी समझ सकते हैं। हम जो देखो, जब हमारे पास दो चार्ज होता है ना, जब हमारे पास दो चार्ज होता है Q1
एंड Q2 R। तो हमें अगर नेट फोर्स निकालने की बात करें किसी भी चार्ज पर, तो हम सिंपली जो हम कूलम्ब्स लॉ सीखे हैं उसी के द्वारा जो फोर्स आएगा वही लिखते हैं, वही बताते हैं आंसर में। लेकिन हम एक तरह से सोच सकते हैं कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन से या फिर इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास मास होता है। अगर जब मास है तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करना चाहिए। इसके पास मास है, इसके पास मास है। हम बात कर रहे हैं अगर मान के चलो किसी फ्री स्पेस में, अर्थ के बियॉन्ड भी बात कर रहे हैं, तो भी वहां पर क्या है कि फोर्स इस पर मास की वजह से लगेगा, खींचेगा एक दूसरे को, क्योंकि मास वाला जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स की तरह काम करता है। हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लगाता है। लेकिन एक सेकंड के लिए मान लो कि दोनों चार्ज सेम टाइप का है, तो वो एक रिपेल करेगा एक दूसरे को, और दूसरी तरफ क्या ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। तो हम ये देखना चाहते हैं कि देखो इसके पास मास है और इसके पास चार्ज है, तो हम दोनों में कंपैरिजन करना चाहें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जब सेम टाइम पर दोनों बॉडी पर काम कर रहा होता है, तो फिर वो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कमज़ोर है तो किस अमाउंट तक कमज़ोर है। क्योंकि हम अक्सर बोले ना कि इग्नोर करते हैं उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर करते हैं अगर हमें किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स करने की बात की जाती है तो। लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में हमें ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर में लेना पड़ता है, कहाँ हमें इग्नोर करना पड़ता है, कहाँ कंसीडर करना पड़ता है। हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि वो हमें किस तरह से दोनों का कंपैरिजन करके देखते हैं। पहले देखो बात यह है कि हमारे पास मान के चलो कि दो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल हम जानते हैं कि हीलियम का न्यूक्लियस होता है, मतलब हीलियम के पास 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालते हैं, सिर्फ 2 प्रोटॉन बचेगा। तो 2 प्रोटॉन है हमारे पास, तो 2e हमारा चार्ज हो गया, 2e हमारा चार्ज हो गया। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, दोनों सेम टाइप का चार्ज ले रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। हम देखो स्ट्रेंथ की कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। सिर्फ हम मैग्नीट्यूड पर ध्यान देते हैं, डायरेक्शन से हम अभी हमको कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, लेने की ज़रूरत नहीं है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो मान लेते हैं R है। हाँ, और क्योंकि ये हम ग्रेविटेशनल फोर्स को भी कंसीडर में ले रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कंपैरिजन करके, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा अट्रैक्शन का, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा अट्रैक्शन का। तो हमारा टारगेट क्या है, अगर मान के चलो क्वेश्चन में ही दिया रहता कि कंपैरिजन करके दिखाओ, तो टारगेट हमारा क्या होना चाहिए कि FE/FG, यही हमारा टारगेट है ना। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन दोनों सेम होता है, बस डायरेक्शन का फर्क होता है। तो हमारे पास 2e का चार्ज क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ट्वाइस। और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हम थोड़ा सा देखते हैं। अल्फा पार्टिकल का मास है, दिया है क्वेश्चन में, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 3.2 × 10⁻, तो चार्ज है ये 6.64। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 6.64 × 10⁻⁻27 kg। तो हम क्या करते हैं, Fe का वैल्यू होता है, देखो पहले Fe का वैल्यू होता है K Q1 Q2/R²। हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में सिर्फ बात कर रहे हैं, 9 × 10⁹ और कूलम का चार्ज, कूलम का वैल्यू कितना है 3.2 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर। कूलम का एक कूलम स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस नहीं दिया है, R मान लेते हैं। ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 1। और Fg की बात करें तो G m1 m2 × R², m1 ये है, m2 R² है, तो m1 m अल्फा का स्क्वायर बटे R²। तो G का वैल्यू होता है कितना 6.67 × 10⁻11
हम यूनिट को नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यह यूनिट प्रॉपरली कूलम में दिया है और हमारा वो केजी में दिया है, इसलिए न्यूटन में ही आएगा हमारा फोर्स का वैल्यू, इसलिए हम यूनिट को यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। लेकिन लिखना अगर चाहें तो लिख सकते हैं आप। और जी का वैल्यू हो गया, मास का वैल्यू हमारे पास दिया है 6.64 इंटू 10⁻27 kg का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा टारगेट है Fe अपॉन Fg। जैसे करेंगे तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाना, 9 इंटू 10⁻³ to 1 दिस अपॉन 6.67 इंटू 10⁻11 6.64 -727 का स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम पाते हैं कि हम देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं, हम कर चुके हैं। ये आप लोगों को बस आइडिया देने के लिए कि दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो एक दूसरे से कितना स्ट्रॉन्ग है। तो आता है ये Fe अपॉन Fg 35। देखो दोनों न्यूटन में है, कैंसिल होकर के यूनिट लेस क्वांटिटी आएगा। सेम क्वांटिटी को हम दोनों न्यूटन में है, सेम क्वांटिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली है कि ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी आना चाहिए, और आया भी। तो हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक काम कर रहा है, वो दोनों में कितना का फर्क है, 10⁻35 का। 10 टाइम, 100 टाइम, लैक्स टाइम नहीं, काउंट भी नहीं कर सकते हैं, है ना, इतना टाइम्स। इसलिए हम जनरली हम इलेक्ट्रोस्टेट को जब डील कर रहे होते हैं, तो जब हम फोर्स पर काम कर रहे होते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम इग्नोर करते हैं। लेकिन हर जगह ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम एक और सिचुएशन लेते हैं जहाँ से हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टेट में ऐसा नहीं है कि चार्ज बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है मास के तुलना में, इसलिए हम उसको हमेशा क्या करें, उसको इग्नोर करें, ऐसा नहीं है। कुछ कंडीशन में हमें ज़रूरत पड़ती है, भले वो क्यों ना छोटा ही अमाउंट में फोर्स लगा रहा हो। सिचुएशन देखते हैं। सिचुएशन ऐसा है कि हमारे पास एक दो थ्रेड है और थ्रेड से टंगा हुआ दो बॉल है, और दोनों के पास कुछ चार्ज है। मान लेते हैं सेम टाइप ऑफ चार्ज है जहाँ से रिपल्सन का फोर्स काम कर रहा है। और सिस्टम बोल दिया कि ये सिस्टम हमारा इस तरह से इक्विलिब्रियम में है, कुछ एंगल पर हमारा ये रुका हुआ है, प्रॉब्लम में ऐसा दिया है। और हमें कुछ इससे रिलेटेड कुछ हमें जानकारी वो पूछे कि इस पर टेंशन कितना लग रहा होगा थ्रेड पर, XYZ कुछ भी पूछे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें अभी सीखे कि हम जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तुलना में एक बौना है, ना के बराबर वो अपनी औकात को रखता है। तो क्या हम हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर कर सकते हैं? उस पर हम काम कर रहे हैं, तो इस पर हम फोकस करते हैं। तो ये हमारा क्या फोर्स, एक टेंशन फोर्स लगा रहा होगा। और फिर यहाँ देखें तो हमारा ये टेंशन फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट इधर जाएगा और इधर टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, दोनों टाइप का सेम चार्ज है, से पॉजिटिव है दोनों। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। तो देख रहे हैं हम हॉरिजॉन्टल, अगर हम हॉरिजॉन्टल केस में देख रहे हैं तो हमारे पास क्या है यहाँ पर कि टेंशन का फोर्स जो कंपोनेंट है, टेंशन का कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर लग रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर रिपल्सन दे रहा है। इसका मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो हमारा फोर्स है वो बैलेंस हो रहा है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। कि प्रॉब्लम कह रहा है कि हमारा सिचुएशन ऐसा, मतलब इक्विलिब्रियम में इस तरह से ठहरा हुआ है मामला हमारा, तो हमारा फोर्स जो बैलेंस हो रहा है। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करें, सॉरी वर्टिकल फोर्स की बात करें, तो इधर वर्टिकल डायरेक्शन में तो दिखा रहा है कि हमारा टेंशन का फोर्स जो वर्टिकल डायरेक्शन में इधर लग रहा है। और अगर हमारे दिमाग में ये चलता रहे कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा है बहुत ही छोटा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तुलना में, तो हम इसको इग्नोर कर दें। तो अगर हम जैसे इग्नोर करें, उसके बारे में नहीं सोचेंगे, तो हमारा ये बॉल यहाँ पर स्टैटिक कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ठहर ही नहीं सकता, क्योंकि इधर फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स हमारा इधर है, तो इधर एक्सेलरेट कर जाना चाहिए या इधर स्किप करने जाना चाहिए। वो अगर इस कंडीशन में है तो निश्चित तौर पर हमें वर्टिकल डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स है जो इसको बैलेंस कर रहा है, और वो फोर्स दूसरा कोई नहीं है,
ग्रेविटेशनल का फोर्स है, जो इसका मास है और उस पर लगने वाला फोर्स जी है। तो हमें उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। तो ये रहा। तो ये जानने के बाद हम देखते हैं कि देखो अभी तक हमने देखा कि हमारे पास अगर 2 पॉइंट चार्ज है तो उसके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम कैसे देखते हैं। और अगर हमारे सिस्टम में अगर 2 से ज़्यादा चार्ज हैं तो उस कंडीशन में किसी पार्टिकुलर चार्ज पर जो फोर्स लग रहा होगा इन बाकी चार्जेस के द्वारा, वो उसको हम किस तरह से डील करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो उसको देखते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या फोर्सेस, और कोई भी दूसरा तरीका का भी फोर्स रहेगा तो ये सेम तरह से काम करता है, इसलिए हम सिर्फ फोर्सेस लिख रहे हैं। देखो उसमें होता है कि हमारे पास कोई सिस्टम है, वहाँ पर n चार्ज है, ठीक है। तो Q1, Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन, इस तरह से हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है। और हम अपने सुविधा के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, क्योंकि हम जब वेक्टर फॉर्म में करते हैं तो इस तरह का बात होता है। देखो हम जो सिंपली हम बात किए हैं ना कि मैग्नीट्यूड फॉर्म में, वहाँ हमको अगर साफ साफ दिख रहा होता डायरेक्शन, तो हम डायरेक्शन को छोड़ करके पहले मैग्नीट्यूड पर काम करते हैं और फिर हम डायरेक्शन लगा देते हैं, क्योंकि हमको दिख रहा होता है कि इस डायरेक्शन में अल्टीमेटली फोर्स लगने वाला है। लेकिन हमें जब पता नहीं होता है तो हम वेक्टर फॉर्म को ही अप्रोच करते हैं। और हमारे सिस्टम में अगर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल हो तो वेक्टर फॉर्म में ही एक बेहतर अप्रोच होता है। तो क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू लिखते हैं। द नेट फोर्स देखो हम लिखें कि हमारा जो कोई चार्ज Q है और Q पर चार्ज Q पर बाकी जो अदर चार्जेस हैं उसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स कितना होगा Q3 पर। इसके द्वारा जो चार्ज फोर्स लग रहा है Q3 ऑन फोर्स ऑन 3 बाई चार्ज Q1, उसी तरह Q1 के द्वारा जो लग रहा है फोर्स ऑन 3 बाई 1, और दूसरा भी चार्ज रहता तो कर देते। तो क्या है कि जो चार्ज Q3 पर जो फोर्स लग रहा है वो बाकी चार्जेस के द्वारा जो इंडिविजुअल फोर्स लग रहा है उसका क्या है, वेक्टर सम है। तो फोर्स ऑन Q3 बाई डिफरेंट चार्जेस इज इक्वल टू क्या है, वेक्टर सम है। फोर्स ऑन 3 बाई 1 फोर्स ऑन 3 बाई 1 प्लस फोर्स ऑन 3 बाई 2। फोर्स ऑन 3 बाई 3 तो नहीं होगा, क्योंकि सेम चार्ज अपने आप पर चार्ज नहीं लगा सकता, फोर्स नहीं लगा सकता, सेम चार्ज अपने आप पर फोर्स नहीं लगा सकता। फोर्स ऑन 3 बाई एंड सो ऑन। तो ये हमारा क्या हुआ, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं, और ये बहुत ही शानदार तरीका है। हमें अगर हम देखेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग तरह का हमको कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, और ये हमें कई बार मदद करता है भारी कैलकुलेशन से बचाने के लिए। हम देखेंगे आराम से, मैं आपको एग्जांपल क्वेश्चन में बताऊंगा कि सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस हमें किस तरह से मदद करता है। और इसको जानने के बाद हमारे पास देखो हमारे पास अब क्या है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे पास चार्ज होगा ना वो
अलग अलग तरह के कॉन्फ़िगरेशन में दिया रहता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, दो तरह से हो सकता है, या फिर वो डिस्क्रीट हो या फिर कंटिन्यूस हो। डिस्क्रीट में जैसे कि यहाँ पर था, चार्ज मेरा बिखरा हुआ था और अलग अलग चार्ज किसी पार्टिकुलर चार्ज पर जो फोर्स लगा रहा है वो डिस्क्रीट चार्ज में आता है। टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहला क्या है, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जाम्पल के लिए हमारा कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के वर्टेक्स पर चार्ज रखा हुआ है, हमारे पास कोई हेक्सागोन है और यहाँ पर चार्ज रखा हुआ, अलग अलग अमाउंट में चार्ज हो, जरूरी नहीं कि सब सेम हो, किसी तरह का भी हमें वो दिया जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 एंड हमें क्या है, चार्ज इकट्ठे एक जगह नहीं है, अलग अलग पॉइंट पर है। उस केस में हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको कहेंगे कि डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरा है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उस केस में क्या होता है कि हमारे पास एक रॉड दिया है या वायर दिया है और उस पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या है कि वो चार्ज बिखरा हुआ है, उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी किसी पॉइंट पर ये चार्ज रखा हुआ है, वो इतना आपस में वो सटा हुआ है, नज़दीक है कि हम उसको डिस्क्रीट के केस में एकदम तो नहीं रख सकते, इसलिए हम वैसा डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यूस कहते हैं। या फिर कोई सरफेस है, हमारे पास पीस ऑफ पेपर है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको भी हम डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कंडीशन में केस में रखते हैं। फिर हमारा जो कोई सॉलिड स्फीयर है, वॉल्यूम है, 3D में हो, तो उसको भी हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में रखेंगे, क्योंकि हमें वो पर्टिकुलर चार्ज पॉइंट की तरह दिख नहीं रहा है और दो चार्ज के बीच में हमें कोई सेपरेशन दिख नहीं रहा है। वो मेजरेबल जो हम जो हमारा जनरल नॉर्मल स्केल है उससे हम मेज़र कर सकें, तो उस केस में हम उसे कंटिन्यूस के जैसा ही कंसिडरेशन में लेकर हम सॉल्व करते हैं। तो हाँ, हमने तो बता दिया कि क्योंकि आर स्क्वायर है उन दो चार्ज के बीच में का सेपरेशन, और उसके लिए हम कूलम्ब्स लॉ लिखते हैं और उससे हम यूज करते हैं। लेकिन हम चार्ज कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो चार्ज के बीच में बता रहे हैं कि वो इतना पास होते हैं कि हम उसे क्या करते हैं कि कैसे हम उसको कूलम्ब्स लॉ का वहाँ यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अगर हमें क्या होता है उस केस में, जब हमारे पास कंटिन्यूस चार्ज होता है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल यहाँ रॉड की बात करें पहला नंबर पर, तो रॉड पर चार्ज बिखरा हुआ है और पूछेगा कि किसी दूसरे पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है, तो इस रॉड के द्वारा जो चार्ज, इस रॉड पर जो चार्ज है, या फिर सिंपली कहें कि इस रॉड के द्वारा उस पार्टिकुलर चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा, उस केस में क्या करते हैं, वो हम कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कूलम्ब्स लॉ हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं उस रोड को, और ये कहते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, और वो इस पर कितना फोर्स लगा रहा है उसका फोर्स नोट करते हैं। फिर दूसरे सेक्शन के द्वारा जो फोर्स लगा रहा है उसको नोट करते हैं, और फिर सारा को क्या करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से वेक्टर का सम कर देते हैं। जो नेट अलग अलग फोर्स लग रहा है, जो वेक्टर क्वांटिटी है, वो सारा वेक्टर का सम जब कर देते हैं तो हमारा इस रॉड के द्वारा जो नेट फोर्स काम कर रहा है उस पार्टिकल पर या उस चार्ज पर, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, तो हमारा पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि लेंथ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम क्या लैम्डा से शो करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ कूलम पर मीटर। दूसरा है, हम क्या बोले कि जब हमारा सरफेस एरिया में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया कूलम पर मीटर स्क्वायर में। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है कूलम पर मीटर क्यूब।
तो इतना हमारा कूलम्ब्स लॉ खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, हमारा वो तरीका क्या होता है, स्ट्रेटजी क्या होता है, हमें प्रॉब्लम को सोचते कैसे हैं वो देखेंगे। साथ में साथ हम उसी बहाने से हम कुछ 3-4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, ताकि हमने जो पढ़ा उसका एप्लीकेशन हो सके, ताकि हम लंबे समय तक हम उसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।